हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टुडे वी शैल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है। तो इस तरह से हम आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने से पहले हमको जानना होगा व्हाट इज एटम। एटम का डेफिनेशन अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया गया था वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। एटम क्या होता है? जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल। जो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसी को एटम कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मीन्स बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अनेक साइंटिस्ट ने अनेक एक्सपेरिमेंट करे, जैसे जे टॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम नाउ द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो पढ़ते हैं उसमें कहा गया कि एटम इज नाउ नॉट द इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम अब इंडिविजिबल नहीं रह गया, यह एटम खुद भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं या बेसिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। और ये बेसिक पार्टिकल्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा ये सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स या बेसिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स या स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स भी एटम में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, जिनका क्षणिक अस्तित्व होता है, वो कुछ मोमेंट के लिए होते हैं। कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स का नाम बता रहा हूं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसन, ये सब सारे के सारे अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई, फिर प्रोटॉन की हुई, फिर न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज कहां से हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, उन्हीं कैथोड रेज का जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और कैथोड रेज इन्हीं इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की? विलियम क्रुक्स नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ये निगेटिव टर्मिनल कैथोड हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हो गया। और इसमें इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा करके इसमें जो गैस भरी गई उस गैस का जो प्रेशर है वो बहुत कम किया गया। इसका प्रेशर जो था वो 10⁻⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर प्रेशर रखा गया। और इसमें जो सोर्स है लाइट का वो करीब करीब 10,000 वोल्ट की सप्लाई दी गई। तो उन्होंने देखा, किसने? विलियम क्रुक्स ने, कि जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई गैस भर देते हैं उस गैस का प्रेशर 10⁻² और 10⁻³ के बीच में रख करके इन इलेक्ट्रोडों को करीब हाई वोल्टेज सोर्स 10,000 वोल्ट की सप्लाई देने पे ये देखा गया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ चमक उत्पन्न होती है और ये चमक यहां से इनविजिबल कैथोड रेज के कारण होती है। जब हम इसमें हाई वोल्टेज ऑफ सोर्स सप्लाई करते हैं या देखते हैं तो उन्होंने ये देखा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक चमक उत्पन्न हुई और यह चमक या फ्लोरोसेंट उस डिस्चार्ज ट्यूब में भरे गए गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे नियॉन एडवर्टाइजमेंट ट्यूब जो होता है उसका कलर रेडिश ऑरेंज के कलर में पाया जाता है, यानी कि अगर इसमें नियॉन गैस भरी गई तो उसका जो अंदर चमक दिखाई दिया वो चमक रेडिश ऑरेंज के फॉर्म में दिखाई दिया। तो इस तरह से पाया गया कि कैथोड टर्मिनल से जो इनविजिबल रेज दिखी उन्हीं रेज को कैथोड रेज कहा गया। और बाद में इन कैथोड रेज की स्टडी की गई
तो ये पाया गया कि ये कैथोड रेज छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इस तरह से जे टॉमसन ने इन रेज की स्टडी करी, और जे टॉमसन ने जिन पार्टिकल की खोज की उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो क्रेडिट गोज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मिस्टर जे टॉमसन। तो इस तरह से इन्होंने कैथोड रेज की खोज करी। अब इस कैथोड रेज पे अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिंबल होगा वो E-10, यानी कि जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के फॉर्म में लिखें तो होता 4.8 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये चार्ज हो गया। और अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा बेटा? इसका मास बहुत कम होता है, यहाँ 0 लिखा है। इट कैन बी टेकन एज नेग्लिजिबल, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे हम लिखेंगे 0.000548 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसको ग्राम या किलोग्राम में करें तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम, या अगर किलोग्राम में लें तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि E/M रेशियो फॉर द कैथोड रेज या E/M रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, वह यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान देंगे। अगर हम E/M कैलकुलेट करें कैथोड रेज के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो कैसे E/M की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और E/M की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा। E/M रेशियो, E का मतलब चार्ज और M का मतलब हो गया मास। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 1.6 × 10⁻19 कूलम, और M की वैल्यू जो होगी वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू हो गई 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो E/M जो रेशियो है वो कैथोड रेज के लिए आ गया 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और यह जो वैल्यू होती है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, बिकॉज इसकी वैल्यू उस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए यह यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। अब तो हो गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। अभी तक तो कैथोड रेज की बात हो गई, एनोड रेज की बात करेंगे। लेकिन जब इन कैथोड रेज की खोज हुई तो कैथोड रेज का जब स्टडी किया गया तो यह पाया गया कि कैथोड रेज सीधी रेखा में चलती हैं। दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन। दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दे आयनाइज्ड गैसेस, गैसों को आयनाइज करती हैं, और ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब किसी कैथोड रेज को किसी हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन हो गया या मोलिब्डेनम हो गया, जब उस पर डाला जाता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम आपको बताएंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। क्या है एनोड रेज? एनोड रेज की डिस्कवरी के लिए गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने एक डिस्चार्ज ट्यूब फिर लिया, लेकिन उस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या डिफरेंस था? ही टुक द परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब हो गया कि छिद्रदार। ऐसा कैथोड जिसके अंदर होल बने हों। ध्यान रखिएगा, ये कैथोड है, इसमें होल बने हुए हैं, ये देखिए। और यहां इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये टर्मिनल लिया जिसे हम एनोड के नाम से जानते हैं।
और ये क्या था, परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड, छिद्रदार कैथोड। और इनमें वही चीज वैक्यूम पंप, लगा दिया गया और इनको हाई वोल्टेज सोर्स से जब जोड़ा गया, और वो हाई वोल्टेज सोर्स कितना था, 10,000 वोल्ट। तो क्या देखा गया इस डिस्चार्ज ट्यूब में, जब गोल्डस्टीन ने इसमें एनोड और कैथोड, कैथोड लेकर के इसमें कोई भी गैस भरी, और गैस भरने पे जब उन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स उसमें सप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि इसमें फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है, और ये फ्लोरोसेंस ग्रीन कलर का होगा। इसके इनर वॉल पे उन्होंने एक कोट लगा दिया जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड का अंदर एक कोटिंग हो गई, और उस कोटिंग पे जब ये रेज जो यहां से एनोड रेज आ रही हैं, एनोड इलेक्ट्रोड से इनविजिबल रेज जो जा रही हैं, वो यहां से होकर के इन होल से होकर के इनके पीछे परफोरेटेड कैथोड के पीछे जा रही हैं। These rays are known as एनोड रेज। यहां ध्यान देंगे, ये क्या हो गई, एनोड रेज। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो कैथोड है उस कैथोड रेज से कैथोड रेज भी निकलेगी। बोथ द रेज आर इनविजिबल, ये दोनों रेज दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन इन रेज के प्रेजेंस के कारण हमने यहाँ ग्रीन फ्लोरोसेंस पाया, जो जिंक सल्फाइड के कोटिंग के ऊपर दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से हमने कहा कि एनोड रेज इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। अब इस एनोड रेज को हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं और कैनाल रेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एनोड रेज? चूंकि एनोड टर्मिनल से निकल रहे हैं इसलिए एनोड रेज हो गई। पॉजिटिव रेज क्यों कहेंगे? क्योंकि दिस रेज आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिससे प्रोटॉन कहते हैं, इसीलिए पॉजिटिव रेज कहेंगे। और इसको कैनाल रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कैथोड है, कैथोड के कैनाल से निकल रहे हैं, इसलिए दे आर नोन एज द कैनाल रेज। अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूं कि E/M का जो रेशियो होता था इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज के लिए, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ E/M की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि E/M का जो वैल्यू होगा वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसके लिए E/M की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। अब हम जरा इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखेंगे तो इसमें भी कहेंगे कि दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इनके लिए E/M की जो वैल्यू होती है या E/M का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो जब इन रेज का अध्ययन किया गया या स्टडी की गई तो पाया गया कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। अब प्रोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता दें कि प्रोटॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है आदि। जैसे अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज जो होगा, इसका भी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है वो मास होगा बेटा 1.00727 AMU, या अगर हम इसको 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम, या इसी को 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के रूप में कहेंगे। और प्रोटॉन का जो सिंबल होता है वो +1 and 1, यह +1 मतलब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1 का चार्ज होता है, और इसका मास जो होता है वो 1.00727 नियरेस्ट वैल्यू 1 होती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी हम बाद में बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बट साथ में बता दे जाऊँ द कंटिन्यूअस spontaneous emission of radioactive rays from such a particular element
या एटम इज नोन एज द रेडियो एक्टिविटी। कुछ ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होता है, यानी बिस्मथ ऑनवर्ड्स अगर हम एलिमेंट की बात करें, वहां से अपने आप अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज जो रेडियो एक्टिव रेज कहलाती है वहां से इमिशन होता रहता है, इन्हीं को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल से बनी होती हैं, बीटा रेज बीटा पार्टिकल से, गामा रेज होती हैं। तो इस तरह से अल्फा, बीटा और गामा की कैरेक्टरिस्टिक से अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1932 में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर बेरिलियम या बोरान दोनों में से कोई एक एलिमेंट अगर उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया जाए, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल, और ये हो गया 4 और 9। तो बेरिलियम एटम पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया गया, तो अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम एटम को कार्बन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देते हैं और एक नया पार्टिकल वहां से प्रोड्यूस होता है जिसका चार्ज 0 मींस न्यूट्रल चार्ज और उसका मास 1 के बराबर होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल इस पे जब बेरिलियम हो गया और ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, तो बेरिलियम का न्यूक्लियस कार्बन में कन्वर्ट हो गया और ये जो नया पार्टिकल बना उसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज जिसका चार्ज न्यूट्रल होता है और इसका मास 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज हो गई जो किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। तो आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जिसे हम E-10, फिर प्रोटॉन, फिर P+1 and 1 और न्यूट्रॉन जिसे हम कहेंगे N0 and 1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। अब अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं किसी भी एटम में। ये हमारे तमाम एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर, तमाम साइंटिस्ट ने अपना एक स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं फाइनली बताऊंगा कि मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर्स गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मुझे उम्मीद है कि आज का पढ़ाया हुआ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।